हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पेरिटोनाइटिस। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत पेरिटोनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरली आप लोगों को पता होगा कि जो पेरिटोनियम लेयर होती है वो एक तरह की कवरिंग होती है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखती है, और जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में उनको भी कवर करके रखती है। अब इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में बात कर लें तो पेरिटोनियम जो लेयर्स है ये जनरली दो टाइप की होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को तो बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है ये तो जो हमारी एब्डोमिनल वाल है, सपोज़ जो ये एब्डोमिनल वॉल है, बाहर की तरफ जो पेट का जो पार्ट होता है, स्किन होती है, उसको कवर करके रखती है। जो विसरल पेरिटोनियम होती है ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है लाइक स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुई, इनको कवर करके रखती है। अब ये जो दोनों लेयर्स होती है इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस, या कह सकते हैं पेरिटोनियल केविटी। इस पेरिटोनियल केविटी के अंदर फ्लूइड भी पाया जाता है, ठीक है, जो जनरली नॉर्मली होता है इसका वॉल्यूम 50 ml के आसपास। और ये जो फ्लूइड होता है ये दोनों लेयर्स को फ्रिक्शन से बचाता है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल एक स्ट्रक्चर के बारे में कि पेरिटोनियम के बारे में। ओके, अब हम बात करें पेरिटोनाइटिस की, तो ये जो पेरिटोनियम लेयर्स है इनके अंदर किसी भी तरह से अगर इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। यानी कि पेरिटोनियम लेयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस। तो ये तो बात हो गई एक नॉर्मल इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट वन हम बात करें अपन इसके टाइप्स की, तो पेरिटोनाइटिस जनरली दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो पेरिटोनाइटिस है इसको स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। तो इसकी बात करें अपन सबसे पहले, तो ये कैसे होता है, जो एसाइटस की प्रॉब्लम होती है। एसाइटस का मीन क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड का बिल्डअप हो जाना, एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटस। अब ये जो एसाइटस वहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लूइड बिल्डअप हुआ है, अगर उसकी वजह से पेरिटोनियम लेयर में इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन टाइप आता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी इन्फेक्शन या पेरिटोनाइटिस कब बोलेंगे, जब पेरिटोनियम लेयर में इन्फेक्शन कहीं और से स्प्रेड होके पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है लाइक जो पेनक्रियाज है या अपेंडिक्स है, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, और वहाँ से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होकर अगर पेरिटोनियम में आ रहा है और फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्राइमरी में तो क्या होता है, एसाइटस की वजह से पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो रहा है। सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि किसी अदर ऑर्गन से जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पेरिटोनियम में पहुंच रहा है। ओके, ये तो बात हो गई इसकी टाइप्स की। नेक्स्ट वन अब बात आती है इसकी कोजेस की। तो नॉर्मली जो इन्फ्लामेशन होता है पेरिटोनाइटिस में उसके पीछे दो वजह रहती है इन्फेक्शन होने की। एक तो होती है फंगस और दूसरा होता है बैक्टीरिया। इन दोनों की वजह से ही मोस्ट केसेस में पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है पेरिटोनियम में वो कैसे वहाँ पे रीच करता है या पहुँचता है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन रीजंस में कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा या कंडीशंस में आपको बताऊँगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है जो इन्फेक्शन कॉज करती है या जिस वजह से बैक्टीरिया या फंगस पेरिटोनियम में पहुंचता है। तो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर सच एज पेरिटोनियल डायलिसिस। जैसा मैंने आपको अभी
प्रीवियसली एक डायलिसिस का टॉपिक भी बताया था, उसमें क्या बताया था कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें पेरिटोनियम में जो है कैथीटर को सर्जरी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो अगर वहाँ पे सर्जरी होती है तो पेरिटोनियम लेयर में इंसिजन भी किया जाता है। तो अगर मान लो उस इंसिजन के बाद उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कॉज हो सकती है या कंडीशन हो सकती है अपेंडिसाइटिस। जो अपेंडिक्स है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाए तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ रीच कर जाएगा, पेरिटोनियम में, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है पेनक्रियाटाइटिस, यानी पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाना, तो वहाँ से भी जो है इन्फेक्शन रीच कर सकता है पेरिटोनियम में। नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि किसी तरह की एब्डोमिनल में या एब्डोमिनल एरिया में इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए। तो अगर वहाँ पे ट्रॉमा या इंजरी हो जाए तो क्या होगा कि वहाँ से इजीली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर एंटर कर सकते हैं और पेरिटोनियम में इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन हो सकती है सिरोसिस ऑफ लीवर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लीवर सेल्स में डैमेज हो जाता है और लीवर सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। तो क्या रिजल्ट होता है कि जो बिलिरुबिन है वो नॉर्मली सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिरोसिस की कंडीशन में जो बिलिरुबिन है वो लीक होने लग जाए या बाइल जो है वो लीक होने लग जाए, तो उस वजह से भी पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन हो सकती है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से भी जो है इन्फेक्शन कैरी कर सकता है पेरिटोनियम में। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जनरली फीमेल्स में, उनमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी पेरिटोनियम में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। लास्ट वन यहाँ पे कंडीशन हो सकती है सर्जरी की। जैसा मैंने आपको बताया, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए सर्जरी की जाती है, कैथीटर इंसर्ट किया जाता है, तो उस टाइम भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अदर कोई सर्जरी हो, लाइक कोई एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की गई हो या कोई हर्निया का ट्रीटमेंट किया गया हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी इन्फेक्शन कोज हो सकता है पेरिटोनियम में। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हो गई जिनकी वजह से जो है इन्फेक्शन कैरी कर सकता है पेरिटोनियम में। ओके, तो ये बात हो गई इसकी कॉजेस की। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एसाइटस हुआ जो प्राइमरी कॉज हुई या टाइप हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे इंजरी हो सकती है या कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, लाइक जो अपेंडिसाइटिस है या पेनक्रियाटाइटिस है। तो ऐसी कंडीशंस की वजह से होता क्या है, पेरिटोनियम में परफोरेशन हो जाता है। लाइक जो एग्जांपल मान लो इंजरी हुई, एब्डोमिनल एरिया में इंजरी हुई, तो क्या होगा, वहाँ पे डैमेज होगा, परफोरेशन की कंडीशन होगी। ओके, अब जो वहाँ पे परफोरेशन हुआ पेरिटोनियम में, उस वजह से क्या होगा कि पेरिटोनियम कवरिंग्स में या पेरिटोनियम लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे पेरिटोनियम में तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। और अगर इन्फ्लामेशन वहाँ पे होगा तो इन्फ्लामेशन के साइंस देखने को मिलेंगे, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। ओके, तो एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंजरी हो गई या एसाइटस हुआ, उस वजह से क्या होता है, पेरिटोनियम में परफोरेशन हो जाता है। इस परफोरेशन की वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, और अगर बैक्टीरिया वगैरह आएंगे वहाँ तो इन्फेक्शन कोज होगा, और इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी, यानी इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, और इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिलेंगे, जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, लाइक फर्स्ट वन है टेंडरनेस इन
एब्डोमन, जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, टेंडरनेस रहेगी, भारीपन या कड़कपन रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन पेशेंट में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे एब्डोमिनल ब्लोटिंग रह सकती है, मींस पेशेंट को एब्डोमिनल एरिया में बहुत भारीपन लगेगा, फुलनेस लगेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट में नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन यहाँ पे डायरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पुअर एपेटाइट रहेगी, यानी एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम यहाँ पे पेशेंट में प्रेजेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो एनोरेक्सिया या पुअर एपेटाइट रहेगी, यानी पर्सन टाइम से खाना नहीं खाएगा, पूरी तरीके से खाना नहीं खा पाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, उसमें फैटिगनेस रहेगी, वीकनेस रहेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगी ड्राइनेस की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट वन यहाँ पे फीवर देखने को मिल सकता है जो कि इन्फेक्शन का एक कॉमन साइन है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो सकता है। ओके, तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हो गए जो पेरिटोनाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें इसके बाद इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सन का जो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, लाइक प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो एब्डोमिनल एरिया उसको ऑब्जर्व करेंगे, पालपेट करेंगे, तो वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस जो है इन्फेक्शन के या इन्फ्लामेशन के साइन हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, एक तो जो WBC का काउंट देखेंगे, अगर ये बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लड कल्चर करा सकते हैं, किस लिए कराएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए कि बैक्टीरिया है कि फंगस है या अदर कोई है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे फ्लूइड एनालिसिस भी कर सकते हैं। कौन सा फ्लूइड यहाँ पे एनालाइज करेंगे, जो पेरिटोनियम कैविटी में प्रेजेंट है उसको एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे CT स्कैन और एक्सरे भी कर सकते हैं, जो कि एक इमेजिंग टेक्निक्स होती है। इनमें क्या होता है कि जब भी CT स्कैन और एक्सरे करते हैं तो उनकी इमेजेस आ जाती है जिस बॉडी पार्ट का हमने एक्सरे या CT स्कैन किया है। तो यहाँ पे पेरिटोनियम लेयर का अगर CT स्कैन या एक्सरे करेंगे तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे पेरिटोनियम में परफोरेशन प्रेजेंट है या होल हो रखे हैं या डैमेज प्रेजेंट है। ओके, तो ये बात होगा इसके डायग्नोसिस की। नेक्स्ट अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जो पेरिटोनाइटिस का ट्रीटमेंट होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मींस जो इसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती है उसके बेस पे यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, डायग्नोसिस में पता चल गया तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। इसमें एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। इसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन है, लाइक फ्लूकोनाजोल या एम्फोटेरिसिन भी यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देना है, क्योंकि पेशेंट को आज जो एपेटाइट है वो लॉस हो रखी है, पेशेंट अच्छे से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहेगी, इसलिए पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। ओके, नेक्स्ट वन हम यहाँ पे सपोर्टिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी में क्या क्या आएगा, लाइक इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना, अगर इन्फ्लामेशन है, नॉर्मली रहेगा इन्फ्लामेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर कोई कंडीशंस प्रेजेंट है जिनके सेकेंडरीली यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है पेरिटोनियम में, लाइक अपेंडिसाइटिस की कंडीशन अगर प्रेजेंट है पेशेंट में, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर बाइल लीकेज हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, या रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है पेरिटोनियम में फ्लूइड बिल्डअप हो रखा है या इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो ऐसी कंडीशंस को पहले ट्रीट करना ज़रूरी है। और अगर ये कंडीशंस ट्रीट हो जाएगी तो पेरिटोनाइटिस भी ट्रीट हो जाएगा, तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे देना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है सर्जरी की, तो यहाँ पे जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट का जो एब्डोमिनल एरिया है, लाइक सपोज करो ये जो एब्डोमिनल एरिया है, ये जो बेली साइड है, बीच मीन्स मिडिल पॉइंट जो है, यहाँ पे इंसिजन किया जाता है, यहाँ पे मिड लाइन में, ठीक है, ये जो मिड लाइन है यहाँ पे डॉक्टर इंसिजन करते हैं। इंसिजन करने के बाद स्किन को जो है यहाँ से ओपन किया जाता है इस टाइप से। ओके, और ओपन करने के बाद जो है पेरिटोनियम लेयर को विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे डैमेज प्रेजेंट है या परफोरेशन प्रेजेंट है, और अगर वहाँ पे परफोरेशन प्रेजेंट है तो उसको जो है करेक्ट कर दिया जाता है, ठीक
कर दिया जाता है, और अंदर कोई फ्लूइड भी भर रखा है तो उसको भी इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं लेप्रोटोमी। जनरली ये जो प्रोसीजर या जो सर्जरी है, ये अदर जो प्रॉब्लम्स है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट रहती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सर्जरी की जाती है। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे सर्जरी की। अब बात आती है यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये जो एक इन्फ्लामेशन का जो भी कंडीशन हो उसमें कॉमन डायग्नोसिस होते हैं। लाइक जो एक्यूट पेन की कंडीशन है, कॉमन डायग्नोसिस है। नेक्स्ट वन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी एक कॉमन डायग्नोसिस है जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। तो पेरिटोनाइटिस में अगर अपन बात करें तो इन्फेक्शन की रिस्क कब रहेगी, जब लेप्रोटोमी हो चुकी है। अगर लेप्रोटोमी हुई है तो क्या होगा कि पर्सन का जो बेली एरिया है वहाँ पे जो इंसिजन रहेगा, वुंड रहेगा, तो वहाँ पे अगर प्रॉपर केयर नहीं दी जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम की। तो यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी हो सकती है पेशेंट में, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, तो ये भी एक कॉमन डायग्नोसिस है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस भी रह सकता है, क्योंकि पर्सन में एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, वो खाना पीना सही से नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कॉमन डायग्नोसिस है। इसके अलावा और भी डायग्नोसिस आप ऐड कर सकते हो, लाइक जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो रखी है। लाइक जो अगर वहाँ पे सर्जरी हुई है तो वहाँ पे स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हो सकती है। इसके अलावा जो है एंजाइटी वाला डायग्नोसिस भी आप लिख सकते हैं पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स का। इसके अलावा जो नॉलेज डेफिशिएट का डायग्नोसिस भी बना सकते हो। तो ये कुछ कॉमन डायग्नोसिस है जो आप हर किसी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसकी इंटरवेंशंस की, या जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तो सबसे पहले अपन पेशेंट का पेन को एसेस करेंगे। क्या एसेस करेंगे? पेन कहाँ पे हो रहा है, मीन्स कहाँ उसकी लोकेशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, और पेन का नेचर कैसा है, ये सब हमको एसेस करना है। और कैसे एसेस करेंगे? पेशेंट से पूछ कर डाटा कलेक्ट करके, और जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है या रिकॉर्ड किया है उसको डॉक्टर को रिपोर्ट देनी है। ओके, नेक्स्ट वन क्या करना है, पेशेंट को सेमी फोलर पोजीशन में जो है लेटाना है या रखना है। इससे क्या होगा कि जो भी प्रेशर पेरिटोनियम या एब्डोमिनल कैविटी पे पड़ रहा है वो कम होगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को कुछ कंफर्ट मेजर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मसाज दे सकते हैं पेशेंट को, या बैक रब दे सकते हैं, जिससे पेन रिलीव होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे एनाल्जेसिक पेशेंट को देनी पड़ेगी पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का इनटेक और आउटपुट जो है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जब भी पेशेंट की हम केयर करेंगे तो उसमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट में लेप्रोटोमी हो चुकी है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो इंसिजन रहेगा, वहाँ पे जो ड्रेसिंग वगैरह रहेगी, वुंड रहेगा, तो हम जब भी उसकी ड्रेसिंग को चेंज करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से जो है हैंड वॉश करने हैं, ग्लव्स वगैरह जो है वो जो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है पेशेंट की केयर करते टाइम। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे अपन केयर दे सकते हैं कि जो पेशेंट के वुंड है या जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे अगर किसी तरह का ड्रेनेज हो रहा है तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना है। अगर मान लो उसके अंदर पस वगैरह प्रेजेंट है तो वो इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पेशेंट को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है। क्यों करनी है? ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट की जो स्किन है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ऑब्जर्व करते रहना है। क्यों ऑब्जर्व करना है? ड्राइनेस या डिहाइड्रेशन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करनी है जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। नेक्स्ट वन पेशेंट को जो हम डाइट देंगे वो कैसी डाइट देंगे? बिल्कुल क्लियर लिक्विड डाइट देनी या सॉफ्ट फूड देने हैं। हार्ड फूड नहीं देने, स्पाइसी फूड नहीं देने, या ऐसे कोई भी फूड नहीं देने जो गैस प्रोड्यूस करते हैं या इनडाइजेशन
करते हैं। इसकी ऐसे तरह के जो है फूड हमें नहीं देने, बिल्कुल क्लियर लिक्विड डाइट देनी है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। मीन्स पेशेंट का जो भी न्यूट्रिशन थेरेपी है वो आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं अगर पेशेंट डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई नर्सिंग मैनेजमेंट की और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। जनरल ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।